दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी काला साया, छलावा और सूर्य ग्रहण पे पहला कमेंट मयंक शर्मा जी ने किया था। मयंक शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक सोसाइटी के कुछ लोग भागते हुए एक सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिस में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ऑफिस के मैनेजर से कहा, आपका सिक्योरिटी गार्ड 5 दिनों से गायब है। वो ना ही फोन उठा रहा है और ना ही किसी से कांटेक्ट कर रहा है। आप लोगों की कंपनी पे हम लोग केस कर देंगे, वरना जल्द से जल्द पता लगाइए कि वो कहाँ है या फिर हमें नया सिक्योरिटी गार्ड दीजिए। पता नहीं किस वजह से वो 5 दिनों से नौकरी पर नहीं आया। ये सारी बातें सुनकर सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड टाइम पे अपने काम पे जा रहा है और अपने काम को अच्छे से कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड गायब कहाँ है और इतने दिनों से नौकरी पर क्यों नहीं आया। उस वक्त तो एजेंसी वालों ने सोसाइटी के लोगों को आश्वासन देकर भेज दिया, लेकिन इन्हें भी ये बात पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि वो सिक्योरिटी गार्ड गया तो गया कहाँ। और इन्हें अब ये भी डर सता रहा था कि कहीं उसने कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर ली या फिर कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। जब इन लोगों ने अपने ऑफिस से उस सिक्योरिटी गार्ड के घर पे किसी को भेजा तो पता चला कि वो 5 दिनों से डरा सहमा अपने ही घर में दुबका पड़ा है। अब किस चीज से वो इतना डर गया था, ये जानना बहुत जरूरी था। जब ऑफिस वालों ने उस सिक्योरिटी गार्ड को ऑफिस आने को कहा तो उसने घर से निकलने को ही मना कर दिया। थक हार कर एजेंसी के मैनेजर को सिक्योरिटी गार्ड के घर जाना पड़ा। वहां पर जाकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, सहमे से क्यों हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया है। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं था, लेकिन मैनेजर साहब के काफी समझाने बुझाने के बाद और संतावना देने के बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड जब नॉर्मल हुआ तो उसने बताना शुरू किया, मैनेजर साहब, वैसे तो मैंने कई जगहों पे नौकरी की है और आपके कंपनी ने मुझे जहां भी ड्यूटी करने के लिए भेजा, मैंने दिल लगा के ईमानदारी से काम किया। आपको तो पता ही है कि मैं आपके कंपनी के साथ 12 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने अपने इस काम के दौरान कई ऐसे जगहों पे भी नौकरियां की और नाइट शिफ्ट भी की, जहां पे कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब हुआ करता था। लेकिन मुझे अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की आदत सी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर तो हर जगह होता ही है। और वैसे भी मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि रात में अगर वहम आ जाए तो तुम्हें हिलता हुआ पत्ता भी कोई शैतानी ताकत महसूस होता है। इसीलिए मैं बहुत हिम्मत से और डट के काम किया करता था। लेकिन यूं ही काम करते करते जब मेरा ट्रांसफर आपने उस सोसाइटी में किया तो उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि वो सोसाइटी कितनी डरावनी और खतरनाक है। आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि उस सोसाइटी में मुझे ड्यूटी पे कब भेजा गया, क्योंकि ड्यूटियां तो हमारी सुपरवाइजर साहब देखते हैं। उन्होंने एक दिन बताया कि मैं पहले जिस एटीएम के पास ड्यूटी कर रहा था, अब मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से उसी सोसाइटी में, उसी भूतिया सोसाइटी में किया गया है। शुरू-शुरू में तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैं कई सोसाइटीज़ में काम कर चुका था। वहाँ पे भी मेरा वही सेम काम था, गेट खोलना, गेट बंद करना, पानी की टंकी चेक करना और वही छोटे-मोटे काम। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे सब कुछ बहुत नॉर्मल लगा और बाकी जगहों से यहाँ पे काम आरामदायक भी लगा। मैंने शुरू-शुरू में तो सारे काम अच्छे से किए। उसके बाद मुझे वहाँ पे झपकी लेने की भी परमिशन दे दी गई कि रात की ड्यूटी में अगर तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाना, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कॉल किया जाए या गेट पर कोई आकर हॉर्न बजाए तो तुम्हें उठकर गेट खोलना पड़ेगा या फिर जिस चीज़ के लिए कॉल आए उस काम को करना होगा। मुझे ये काम कुछ भारी नहीं लगा। मैंने अच्छे से काम शुरू कर दिया।
स्टार्टिंग के कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए, लेकिन एक दिन रात में सोते वक्त मुझे पायल की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि हो सकता है रात में कोई टहल रहा हो। यहाँ पे सोसाइटीज में रात में लोगों का टहलना कोई बड़ी बात नहीं। लोग रात रात भर काम करते हैं, इस वजह से वो लोग कभी भी टहलने के लिए निकल जाते हैं। इसीलिए मुझे ये बात अजीब नहीं लगी। लोग देर रात अपनी नौकरी से भी वापस आते हैं, तो उनको भी अगर अच्छा फील नहीं होता तो वो लोग भी रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे टहलने निकल जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने पहले दिन तो इस चीज को ध्यान ना देते हुए यूं ही जाने दिया। दूसरे दिन भी उसी सेम समय पे मुझे फिर से पायल की आवाज आने लगी। मैंने इस बार देखने की कोशिश की कि आखिर रोज रात में इतने बजे ही कौन टहलने निकल जाता है। मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैं जाकर चुपचाप अपने गार्ड रूम में बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे अब ये सिलसिला रोज का हो चला था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन जो कि रात में टहलने निकल जाती है, क्योंकि ये आवाज तो पायल की है, तो जरूर कोई ना कोई महिला ही होगी जो इतने रात में टहलने निकलती है। ठीक है, अगर कोई टहलने निकलता है तो कोई नजर क्यों नहीं आता। मैंने धीरे धीरे इस चीज से परेशान होकर पूरे के पूरे सोसाइटी को चेक करने का फैसला किया। और जब मैंने पूरे सोसाइटी में घूम घूम कर चेक किया तो मुझे वो आवाज कुछ इस तरीके से आ रही थी कि जैसे कोई मुझसे 10 कदम आगे या 10 कदम पीछे चल रहा हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपके 10 कदम आगे या 10 कदम पीछे चले तो वो आपको नजर तो आना चाहिए। मैंने काफी चेक किया। उसके बाद मुझे कुछ चीजें खटकने लगी कि रोज एक ही समय पे ये आवाज आना, दूसरा कोई नजर ना आना, और तीसरा मेरे इतने नजदीक से ये आवाज आना। जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने अगले दिन सोसाइटी के लोगों से इस बारे में बात की। सभी ने इस बात को सिरे से नकार दिया। मुझे लगा कि जो मैंने फील किया है वो सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ, और इन पढ़े लिखे लोगों को ये सारी बातें बताकर कोई फायदा नहीं। ये लोग मुझे उल्टा कामचोर और दकियानुसी ख्याल ही समझेंगे। इसीलिए मैंने इस बात पे जोर नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे अब मैंने इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि ये जो पायल की आवाज ठीक 3 बजे रोज सुनाई देती है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। कोई इंसानी ताकत तो ये है नहीं। फिर मैंने ये फैसला किया कि अब जब तक जरूरत ना पड़े मैं अपने गार्ड रूम से बाहर ही नहीं निकलूंगा। उसके बाद 1-2 दिन तो यूं ही कट गए। आवाजें मुझे उन दिनों भी सुनाई दी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एक रात मेरी नींद लग गई और मैं झपकियां ले रहा था। तभी अचानक से किसी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी झटके से नींद खुली और गाल पे सनसनाहट अभी भी महसूस हो रही थी। ये साफ था कि किसी ने अभी 1-2 सेकंड पहले ही मुझे जोरदार तमाचा मारा है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हिम्मत जुटा के गार्ड रूम के बाहर दरवाजा खोल के जाकर चेक भी किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि जिस शक्ति से मैं बचने की कोशिश कर रहा था, अब वो मेरे गार्ड रूम तक आ चुकी है। मैंने इस चीज का फैसला कर लिया था कि आज के आज मैं गार्ड रूम में भगवान की फोटो लगा दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैं बाजार जाकर भगवान की फोटो ले आया और उसे गार्ड रूम में लगा दिया, और मैंने उसे धूप दीप भी दिखाई। लेकिन शाम होते के साथ वो आवाज बंद नहीं हुई। आवाज ज्यों की त्यों जारी रही। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर बाहर ये सब होता है तो चलेगा, लेकिन कम से कम गार्ड रूम में मैं तो सेफ रहूं। उसके बाद 1-2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से एक दिन अचानक गार्ड रूम में भगवान की फोटो नीचे गिर गई और शीशा चकनाचूर हो गया। मैंने सोचा कि अभी क्या इसे बाहर निकालना सही होगा। मैंने अगले दिन का इंतजार किया और अगले दिन मैंने उस फोटो को ले जाकर विसर्जित कर दिया। उसके बाद मैं उस रात नई फोटो नहीं ला पाया और फिर से मुझे झपकी आ गई।
उसके बाद मुझे फिर से वही तेज करारा तमाचा मिला, लेकिन इस बार मेरे कानों में एक आवाज़ भी गूंजी कि मेरे बच्चे को खोजो, नहीं तो मार डालूंगी। मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं। फिर मैंने सुपरवाइज़र सर को इस बारे में थोड़ा बहुत बताया। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे काम में तो ये सब होते ही रहता है, तुम्हें इतना तो समझ के लेना पड़ेगा। मैंने सोचा, हाँ, ये बात तो सच है, हमारे काम में ये सारी चीज़ें तो आम बात है, खास करके जो लोग रात की ड्यूटी में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत तो ये सब होते ही रहता है। अब मुझे पता था कि मुझे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज, धागे और भी कई सारी चीज़ें लाकर बांध ली, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे साथ ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं रहा था। ताबीज भुला जाए, काला धागा खुद से टूट के कहीं गिर जाए, भगवान की फोटो खुद से गिर जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था जिसके वजह से मैं बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने के लिए मजबूर था, और हर तरीका कभी ना कभी विफल हो ही जा रहा था। मुझे ये चीज़ साफ समझ में आ चुकी थी कि मुझे इस शक्ति से बचने के लिए लगातार कोशिशें करते रहने पड़ेंगी, और मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन एक रात जब मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि रात में फ़ोन आया कि पानी की टंकी खाली हो चुकी है और घर में पानी नहीं आ रहा। मुझे मजबूरन बाहर निकलकर टंकी चेक करना पड़ा, और जब मैं छत पर गया तो पता चला कि किसी ने मेरे पैरों को जोर से जकड़ लिया है। अब मुझे ये पता था कि अगर इसने मुझे खींचा तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, लेकिन मैंने भी सीढ़ियों को जोर से पकड़ रखा था। काफ़ी खींचातानी के बाद जैसे तैसे मैंने अपने पैरों को आज़ाद किया, और मैं जल्दी जल्दी बड़ी वाली टंकी से नीचे उतरा, लेकिन अब भी मैं छत पर ही था। जैसे ही मैं बड़ी वाली टंकी से नीचे उतरा और छत पर पैर रखा, फिर से किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया और मुझे खींचते हुए छत के किनारे तक लेके गया। लेकिन पता नहीं उसे शायद मुझ पे दया आ गई, उसने मुझे नीचे नहीं फेंका। अब मैं काफ़ी डर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं वहां से तुरंत भागकर अपने गार्ड रूम में गया और दरवाज़ा को बंद कर लिया। अगले दिन मैंने सोसाइटी के लोगों से इस बारे में पूछा और अपने हालात भी बताए, लेकिन किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। आखिर एक मामूली से गार्ड की ज़िंदगी से किसी को क्या मतलब था। मुझे ये अच्छे से पता था कि इन लोगों को मेरे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनका काम समय पे हो, इन्हें बस इसी चीज़ से मतलब था। मैंने इसी खौफ और डर के साए में कुछ दिनों को और निकाला। उसके बाद एक रात जब मैं अपने गार्ड रूम में ही सोया हुआ था, तब तक भगवान की फोटो गिरी और किसी ने मुझे पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। गार्ड रूम का दरवाज़ा खुला और मैं उड़कर अब बाहर फेंकाया हुआ था। मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि आज ये रौद्र रूप में है, ये शक्ति मुझे छोड़ेगी नहीं। कोई मेरे सीने पे बैठकर मुझे लगातार मारने लगा। थोड़ी देर मार खाते खाते अब वो मुझे नज़र भी आने लगी थी। बहुत डरावना चेहरा था उसका, बिखरे हुए बाल, एक तरफ से चेहरा पचका हुआ, हड्डियां टूटी हुई और दांत भी एक तरफ के टूटे हुए। लग रहा था किसी ने एक तरफ से उसे या तो टक्कर मारी है या वो एक तरफ से किसी तरीके से काफी घायल होने के बाद मरी है। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी। मैंने उससे माफी मांगी, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस एक ही चीज बोले जा रही थी, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढा, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढा। अब मैं उसे क्या जवाब देता। जब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, तो मैं उसके बच्चे को ढूंढता कैसे। और उस वक्त मुझे भगवान का नाम लेना भी याद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लिया। उसके बाद मैं वहां से भागकर सीधे अपने घर पहुंचा। मैंने अब फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं उस सोसाइटी में काम नहीं करूंगा, और उसी रात के बाद से मैं वहां गया ही नहीं। हालांकि आप अभी भी मेरे गालों पे वो निशान देख सकते हैं, और जब उन लोगों ने ध्यान से देखा तो सच में मेरे गालों पे वो निशान अब भी था।
अब मैनेजर साहब को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये झूठ तो नहीं कह रहा। उसके बाद किसी दूसरे गार्ड को वहां ड्यूटी पे भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन दूसरे गार्ड के साथ भी यही सब हुआ, जिसके बाद उसने भी आकर यही शिकायत की। और उसके एक बार शिकायत करते के साथ मैनेजर साहब ये समझ चुके थे कि वहाँ कोई भी टिक नहीं सकता। उन लोगों ने सोसाइटी वालों को सारी बातें बताकर वहाँ कोई भी गार्ड भेजने से मना कर दिया। हालांकि वहाँ कौन सी ताकत थी और वो अपने बच्चे के लिए क्यों पूछती थी, ये तो हमें कभी पता नहीं चला। लेकिन वहाँ पे अब कोई भी गार्ड हमारे एजेंसी से कभी ड्यूटी करने नहीं जाता। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।